और अगर मैं काला आ रहा हूँ तो बता देना है, मुझे भी गोरा दिखना है। ठीक है, आ जाए। चलो, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो चुका था कल, है ना। आज इसको एक्सप्लेन करेंगे। और बेसिक आंसर्स, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा हुआ है, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करके स्वीकृति का प्रस्ताव दिया गया था। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर प्रस्ताव की बात चल रही है, मतलब प्रपोजल दिया गया था। ये नहीं कहा कि संविधान ने उसको स्वीकार किस दिन किया था, अभी प्रस्ताव दिया था। और ये हमने अभी रिसेंट ही पढ़ा है, तो पहले का राइट आंसर आपने क्या लिखा होगा, ऑप्शन नंबर ए लिखा होगा। 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था, इसको पहली बार प्रस्तावित किया गया था, पहली बार जो है दिया गया था प्रस्तावित। अगर ये लिखता कि इसको स्वीकार कब किया गया था, संसद के द्वारा या फिर कह लीजिए संविधान के अंतर्गत, तो तब हम लोग लिखते 26 जनवरी 1950 का, तो वो तब वहां आ जाता। दूसरी बात, जो ये 14 सितंबर का दिन है, इसी दिन पूरे भारत में हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इस समय क्या चलता है, हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है, राइट। लेकिन अगर मैं राष्ट्रीय बदल दूं और ये लिख लूं कि इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आएगा, तो अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस में हम लोग डेट बदल देंगे और क्या लिखेंगे, 10 जनवरी। तो ये दोनों चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है कि 10 जनवरी को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो पहले का राइट आंसर टिक कर लीजिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए। जो सही जिसने किया होगा वो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिएगा, और जिसने गलत किया होगा वो सही आंसर को टिक कर दीजिएगा, राइट। चलिए, पहला आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है, ठीक है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, और ये हमने अभी अभी लिख दिया है, तो इसको मैं रिपीट नहीं करवा सकता। ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको बता रहा है 14 सितंबर, इसको जो है लिख लेना आप लोग, है ना। इसमें ऑप्शन होगा 14 सितंबर का, ऑप्शन नंबर डी देखिए, और उसमें जो है क्या है, 14 सितंबर, इसी दिन को आप लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहे होते तो अभी बताया 10 जनवरी का दिन होता। तो दूसरे का राइट आंसर डी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा है, महेश्वर्या यानी कि महाधन ऐश्वर्या में कौन सी संधि नियम समाहित है। अब देखो, वैसे तो मैंने हिंदी वाली क्लास में कई दफा ये चीज समझा रखी है, आपको बता रखी है कि इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे आप लोग महेश्वर्य में क्या देख रहे हैं, एक ही मात्रा देख रहे हैं ना, आई की नहीं है, एक ही मात्रा है, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा। अब देखो, पहला तो इसमें महाधन ऐश्वर्य है, तो महा में किस चीज का उच्चारण हो रहा है, आ का उच्चारण, और ए में जो है ए का उच्चारण हो रहा है, तो इसीलिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है आ धन ए यानी कि अय। क्या बन रहा है, महाधन ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महेश्वर्य में कौन सी संधि है, तो आप कौन सी बताओगे, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, कौन सी, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है इसमें, महाधन ऐश्वर्य, ये जो महाधन ऐश्वर्य में महेश्वर्य लिखा है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें वृद्धि संधि है। आपको कैसे पता चला, मैंने आपको कई दफा बता रखा है कि सिर्फ आप जो है शब्द को देखकर बता सकते हो कि इसमें वृद्धि है या कौन सी है। कैसे, देखो नियम क्या है, जहां पर भी आपको क्या दिखे, आपको ए या फिर जो है औ दिखे, है ना, जहां पर भी आपको क्या दिखे, ए और औ दिखे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली महेश्वर्य में एक और आना चाहिए ऐसे ना, तब ये क्लियर होगा, महेश्वर्य है ना, ये ऐसा आना चाहिए, वरना वो महेश्वर्य ये मिस टाइप हो रखा है। क्योंकि महाधन है, हा और ए, इससे क्या बनेगा, इससे जो है ए की मात्रा, और जहां पर ए लिखा होगा, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ए आई, ऐसे लिखते हैं ए आई, तो ए की मात्रा होती है ये और आई की मात्रा होती है, तो मात्रा डबल होनी चाहिए, यहाँ पर मिस टाइप हो रखा है ये चीज, राइट, इसको ध्यान रखना। तो आप जैसे इसको पहचानेंगे, तो जहां पर ए और औ आता है वहां पर क्या होता है, वृद्धि संधि होती है, राइट। जहां पर भी आ, ई और ऊ का उच्चारण आए, जहां पर भी उच्चारण आए, आ ई ऊ का उच्चारण, वहां पर कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, वहां पर क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। जहां पर छोटा ए कहेंगे हम लोग, जिसको ए कह सकते हैं हम लोग, जहां पर क्या है, ए या फिर ओ या फिर अर, जहां पर ए ओ और अर आए वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। यहां पर कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी। अभी ये रख लेना, आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग चलना, राइट। चलिए, जहां पर य व और र होगा, समझो,
और इससे पहले कोई अधूरा व्यंजन हो, इनसे पहले कोई अधूरा व्यंजन हो, जहां पर य, व और रा और उससे पहले कोई अधूरा व्यंजन हो। इवन मैं ये कहूंगा इसमें इस व्यंजन को ही देख लो। व्यंजन शब्द कैसा लिखा है, ये लिखा ना व्यंजन, या से पहले क्या है, अधूरा है, या से पहले व अधूरा है, अधूरा व्यंजन है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी अपने आप, यण संधि हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, यण संधि। तो यण का उदाहरण कैसे याद रखते हैं, जहां पर भी य, व और रा आए और उनसे पहले कोई भी अधूरा व्यंजन आए। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपने पढ़ा अत्यधिक, अब अत्यधिक में या से पहले अधूरा व्यंजन है, मुझे देखना ही नहीं कौन सी संधि, सीधे पता चल गया इसमें यण संधि हो जाएगी, अत्यधिक है। और लास्ट में आती है आपके पास में अयादि संधि, और अयादि में आपको पता है क्या आता है, जैसे आओ, आए, अवि, आवु, ठीक है, आवे इत्यादि, ये सब किस में आते हैं, अयादि संधि में आते हैं, है ना। आई आ गया, आय आ गया, आओ आ गया, अभी आ गया, तो ये सब क्या आते हैं, अयादि संधि। इन फॉर्मूलाज को रट लो, आप सिर्फ और सिर्फ जो है शब्द को देखकर ही पहचान लोगे। हालांकि यहां मिस टाइप हो रखा था इसलिए कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो था बी, और बी में मैंने एक्स्ट्रा जो आपको बताया उसमें संधि कौन सी आ जाएगी, तो ये वृद्धि संधि आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अब बताओ, मैं अगेन कह रहा हूं इसमें कुछ मत करो, बाद में आओ कि क्या है इसका सही, मुझे बस ये बताओ सूर्योदय में पढ़ के बताना, सूर्योदय में कौन सी वृद्धि है। अभी आपने ट्रिक लिखा इसका, कौन सी संधि सूर्योदय में, देखो ना, या से पहले अधूरा नहीं आ रहा, सूर्यो आधा रा आ रहा है, तो सूर्य धन उदय, सूर्योदय अधूरा है तो क्या हो जाएगा, यण होगा, गुण होगा, वृद्धि होगा, यण संधि होगा। तो इसमें यण संधि है, और जब आप इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद क्या आएगा, सूरज तो कहीं आएगा नहीं, तो इसका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य धनोदय। अब भूलो मत, या से पहले अधूरा रा है, बोल के देखो ना, सूर्या, तो पहले रा आ रहा है फिर या आ रहा है, सूर्य, सूर्य तो आप बोलोगे नहीं, सूर्य है और अधूरा रा है, या से पहले अधूरा रा है, मींस इसमें व्यंजन, सॉरी, इसमें अगर पूछेगा कौन सी संधि है, तो यण संधि का ही उदाहरण है। आप बस शब्द को देख के ही संधि पहचान लोगे, गारंटीड है, बस एक बार नियम पढ़ लेना और इसको जो है ध्यान रख लेना। राइट, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 5, जल्दी से आओ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, अयादि संधि है, अयादि संधि है, बताओ कौन सी है अयादि संधि, इसमें क्या है, ऑप्शन ए नौ धन इक, क्या बन रहा है, नाविक, नाविक, और नाव में देखो, नाव, आओ आओ, आओ का उच्चारण आ रहा है, आओ, आवी, अवी, नाविक, गायक, आयक, गाय, ऐसा आ रहा ना, आए, तो जहां भी ऐसे आए, पवन, ठीक है, या फिर जो है पावक, आवक, पाव, ऐसे आ रहा है, तो जहां पर भी उच्चारण में क्या है, आय, औ, अवी इत्यादि आए, तो वो हो जाएगा आपका अयादि संधि। कहीं तथैव में तो नहीं आएगा, तथा धन एव क्या होता है, तथैव होता है, क्या इसमें आएगा, उत धन योग में उद्योग होता है, पहली बात तो ये त है, तो ये व्यंजन संधि है, स्वर संधि है नहीं, तो यहाँ उत धन योग जो है उद्योग बनेगा। अप धन जा, ये भी क्या है, ये भी व्यंजन संधि है, और अप धन जा क्या होता है, अब्ज होता है, अप धन जा अब्ज होता है। अब ये पा का जौ कैसे बनता है, जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे क्लासरूम में, यहाँ इतना मैं डिटेलिंग नहीं जाऊंगा, जब क्लासरूम में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहां मैं क्लियर कराऊंगा कि इसमें आखिर होता क्या है ना। तो तथैव है, उद्योग है, अब्ज है, ये व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। तथैव में बताओ कौन सी संधि है, तथा धने, आ धने आए, और आय का उच्चारण वृद्धि में आएगा, वृद्धि संधि में आएगा, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, वृद्धि का हो जाएगा, ये वाला उदाहरण जो है ना। अब ये तो संधि है नहीं, ये तो संधि है मतलब, लेकिन व्यंजन है, स्वर नहीं, इसको इस तरीके से ध्यान रखना। थोड़ा और जल्दी चलिए, छठवें क्वेश्चन पे, आंख का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है, जल्दी से बताओ, आंख का पर्यायवाची क्या नहीं है, अक्षी है, नयन है, दृग भी है, लेकिन जो है दिगंबु, दिगंबु जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है दिगंबु, क्योंकि ये पर्यायवाची है आंसू का, और आंख अलग चीज है, आंसू और अश्रु अलग चीज है, समझना मेरी बात, आंख के पर्यायवाची अलग और अश्रु या आंसू के पर्यायवाची जो है अलग। राइट, जो आप अश्रु गिराते हो समय समय पर, उसके पर्यायवाची शब्द जो है अलग हो जाएंगे। राइट, तो आंख का पर्यायवाची क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, ये इसका पर्यायवाची नहीं आएगा। सातवें पे आओ जल्दी, अपने अपने आंसर्स को लिखते भी रहेगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, विपरार्थी शब्द, अनुकूल होगा पक्का, ठीक है, तो अनुकूल लिख लीजिए, अनुकूल लिख लीजिए।
अनुसार का पर्यायवाची कुछ पता है, सॉरी अनुसार का विपरीतार्थी आपको कुछ पता है कि ये कार्य तो मेरे अनुसार हो रहा है लेकिन ये कार्य मेरे विरुद्ध हो रहा है। तो अनुसार का अगर चाहे तो हम इसके विपरीत में विरुद्ध लिख सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट जा रही है, मेरे खिलाफ। समान, सबको समान अधिकार है। असमान हो सकता है, चलो ठीक है, इसका असमान लिख सकते हैं हम लोग। प्रतिदर्श का क्या होता है, सुना होगा ये प्रतिदर्श। प्रतिदर्श होता है किसी भी काम को अधूरा करना, राइट। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा संपूर्ण। तो प्रतिदर्श का जो अपोजिट होता है वो संपूर्ण होता है। ये भी आपको जानकारी लिखनी है और थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स में लिखा भी करो, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूं, वरना मैं फटाफट आंसर बोल के आगे बढ़ जाता है ना। इनको मेंशन करना है आप लोगों ने। हटा दो, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन नंबर 8, यह रास्ता दुर्गम है या दुर्गम है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य में कौन सी त्रुटि है? अब ये दुर्गम नहीं होना चाहिए ना, दुर्गम क्या होता है, दुर्गम नहीं होता, दुर्गम होता है ना। तो त्रुटि क्या थी, त्रुटि थी दुर्गम की, ऑप्शन बी लिख लेना। दुर्गम ऐसा तो नहीं लिखते, नहीं ऐसा लिखते हैं रुदुर्गम जो भी होगा, या दुगुरुम भी नहीं लिखेंगे, तो ये तो कोई भाषा ही नहीं है। तो दुर्गम एक ही है, ऑप्शन बी लिख लेना, ऑप्शन बी लिख लेना। चलिए नेक्स्ट आओ, 9th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, फटाफट चलिए। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? प्रादेशिक सही लिखा हुआ है, प्रामाणिक भी ठीक है भाई, प्रामाणिक ऐसे ही तो लिखेंगे। प्रामाणिक या प्रमाणिक? प्रामाणिक प्रमाण होता है, प्रमाण नहीं। प्रमाणिक इज करेक्ट, प्रमाणिक यहां सही है, प्रमाणिक गलत नहीं, प्रामाणिक नहीं होता ना जी। आप एक चीज बताइए, आपके पास में क्या प्रमाण है? ऐसा बोलोगे आप लोग कि आपके पास क्या प्रमाण है या आपके पास में क्या प्रमाण है? तो प्रमाणिक इज करेक्ट। इसमें गलत जो है वो है माधुर्य। माधुर्य शब्द नहीं होता, ये होता है माधुर्यता। शुद्धता इसकी है माधुर्यता, माधुर्य नहीं। प्रमाणिक बिल्कुल करेक्ट है, माधुर्यता, माधुर्य, माधुर्य नहीं, माधुर्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी जरा मैंने कहा था ना इजी है, बट है नहीं इतना इजी। अब देखो यहां क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? वैसे तो आपके सिलेबस में समास का टॉपिक आता नहीं है ज्यादा, लेकिन अब यहां पूछा गया है तो समास भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले बताओ समास को डिफाइन कैसे करते हैं आप? समास क्या है, व्हाट इज समास? समास मतलब संक्षिप्तीकरण। समास को ही क्या कहते हैं हम लोग? संक्षिप्तीकरण कहते हैं। मतलब किसी भी जो है वाक्य को या किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखना, छोटा करके लिखना उसको। अब लाघव चिन्ह मत कहना इसमें, वो अलग चीज है, संक्षिप्तीकरण करना। और जहां पर आप लोग ध्यान रखना कि समास में दो चीज देखी जाती है कि प्रधानता किसकी है, उत्तर पद की प्रधानता है या प्रथम पद की प्रधानता है। दो पद होते हैं ना, दो पदों से मिलकर बना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई भी एक लेता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, ये है नील गाय, तो इसमें दो शब्द है ना, एक है नील और एक है गाय, यस एंड नो। तो इसमें प्रथम पद है, उत्तर पद है, राइट। अब देखो जहां आपने कर्मधारय समास को जानना होता है तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें क्या होता है उत्तर पद, यानी कि बाद का जो पद है जिसमें उत्तर पद की प्रधानता हो, प्रधानता इसकी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे। ऐसा भी याद ना है, कोई बात नहीं, इसका एक याद करने का ट्रिक है। यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो इसके मध्य में है जो, अगर ये आ जाए है जो, तो समझ लो कर्मधारय। नहीं समझे? देखो नील गाय मतलब नीली है जो गाय, यही तो लिखेंगे। नील गाय मतलब क्या है, नीली है जो गाय, वो नील गाय है। तो इसमें है जो आया ना, तो है जो जहां पर आया वो आपका हो गया कर्मधारय। हमसे क्या पूछ रहा है, क्या नहीं है, ये तो है, होल्ड ऑन। प्रिया सखा, प्रिय है जो सखा, यानी कि इसमें भी कर्मधारय है। कृताकृत, कृत है जो आकृत, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कृत और आकृत। जब किसी कार्य को आप पूरा करते तो वो कार्य कृत होता है, और जब उस कार्य को अधूरा छोड़ते हैं तो वो आकृत हो जाता है। लेकिन एक शब्द है कि कार्य पूरा भी और अधूरा भी, तो वो कृताकृत आता है। इसमें भी क्या है, इसमें भी कर्मधारय है। लेकिन विद्याभ्यास ऐसे लिखेंगे कि विद्या है जो अभ्यास ना, इसको लिखेंगे हम लोग विद्या का अभ्यास। और जहां मैं विद्या का अभ्यास लिखूं साथियों, तो यूं समझना इसमें जो है एक कारक चिन्ह है का। अब जब आप कारक पढ़ते हो तो कारक में का किसका आता है,
कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब पढ़ा होगा। तो का क्या है, का के की रारे री, संबंध बोधक, यानी कि यहां पर क्या है, ये अगर हम लोग बात करें तो यहां पर संबंध बोधक की बात चल रही है। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, विद्या का अभ्यास, यानी कि संबंध को ही बता रहा है। तो इस चीज को इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखना है। राइट, कंफ्यूजन हो रही हो किसी को बता देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन 11, थोड़ा और जल्दी आगे बढ़िए। आंधी आवे बैठ गंवावे, आंधी आवे बैठ गंवावे, इसमें क्या है, संकट में मुंह फेरना? नहीं भाई, ये जो है संकट में मुंह फेरने वाले भी कई मिल जाते हैं अक्सर जीवन में, ये नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवाए, आंधी भले आ जाए, आंधी में बाहर निकलना समझदारी नहीं है। आंधी में अभी बैठ जाओ, दुबक जाओ, एक जगह पर रुके रहो, जब आंधी शांत होगी तो निकलना और अपने कार्य को कर लेना, समझदारी इसी में है। इट मींस कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करो और फिर जो है क्या करना है, काम करना है। तो इसका राइट आंसर तो मुझे बिल्कुल बी नजर आता है, तो ऑप्शन बी लिख लीजिएगा इसका 11th का, ऑप्शन बी। 12th में आओ प्यारे साथियों, 12th क्वेश्चन पूछता है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इस वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसने इंद्रिया जीत ली वो क्या है, इंद्रजीत? नहीं, इंद्रजीत तो वो थे जिन्होंने इंद्र को हराया था। वो क्या है, जितेंद्रिय है। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, जितेंद्रिय। ऑप्शन डी लिख लो, आगे बढ़ो। 12वें का राइट आंसर ऑप्शन डी लिखना है फ्रेंड्स। 13वें पे आओ, संयुक्त वाक्य का चयन करो भाई जल्दी से। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। उसने खाना खाया और उसने खाना खाया और सो गया। खाना खाना एक क्रिया है, सोना दूसरी क्रिया है। दोनों वाक्यों को आपस में मिला देंगे तो ये होगा या नहीं होगा आप मुझे बताएंगे। इसके बाद परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, या फिर आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। बताओ तनुजा, क्या समस्या है इस क्वेश्चन में, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी ही है इसका राइट आंसर। तो संयुक्त वाक्य में ऑप्शन बी लिख लेना। देखो संयुक्त वाक्य की पहचान ही क्या है, जहां पर और, किंतु, या, पर इत्यादि लगे हो तो वहां पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य मतलब जिसमें साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का संयोजन हो, दोनों मिले हुए, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा वहां पर। समझ लो क्या चीज, अव्यय है, और अपने आप में एक अव्यय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अव्यय है, ये अव्यय है ना। किंतु हो गया, और हो गया, ये मैंने नहीं करवाया था सुबह। आदि हो गया, ये सब अव्यय भी है, आज ही पढ़ा था हमने इनको बेसिक के रूप में। तो इसमें संयुक्त वाक्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ो, बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, जल्दी आगे बढ़ना। वह पढ़ता है लेकिन, अब देखो लेकिन कर दिया, बात भी बहुत कम करता है, ऐसा तो कोई नहीं इस क्लास में। सब इस क्लास में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं। क्यों, गलत बोल रहा हूं, है ना? अंजलि को छोड़ के वो शांत बैठी रहती है क्लास में, बाकी सब जो है धूम मचाते हैं। ठीक है, और रूपा भी, रूपा पूजा, क्या बताया था आपने ना, कैंतुरा, क्या नाम बताया था आपने? निशा, अच्छा निशा। तो निशा भी शांत बैठी है बिल्कुल आज, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो गया अव्यय। अव्यय बताया था ना, अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द अर्थात कि जिनमें लिंग, वचन और कारक बदलने पर भी उसके जो है उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा, तो अविकारी शब्द थे। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, या फिर जो है एक और था समुच्चय बोधक। तो ये सब क्या है, आपके अविकारी शब्द हैं। नेक्स्ट ऑफ प्यारे साथियों, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। आज ही बोला मैंने, हाँ देखो, क्योंकि हमें पता है धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे का अव्यय है। और अव्यय का भाग देखो, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, है ना, और विशेषण अगर ये लिखे हो तो ये चारों क्या है, ये तो है हमारे क्या, विकारी शब्द, विकारी शब्द है। और जो एकमात्र अविकारी इसमें लिखा है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखो मेरी बात, क्रिया किस चीज की है, लिखने की। लिखना क्या है, एक क्रिया है ना, लिखना क्या है, एक क्रिया है। लेकिन लिख कैसा रहा है वो, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उस क्रिया की भी विशेषता है, कि क्रिया की क्या विशेषता है, कि वो जो क्रिया हो रही है लिखने की, वो धीरे धीरे लिख रहा है। समझ लो, बरसात जो है बहुत तेज हो रही है, तो बरसात होना एक क्रिया है, बरसात हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, तेज हो रही है, वो उसका क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में आएगा धीरे धीरे। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी लिख लेना। चलिए नेक्स्ट आओ 16, मुंबई के निकट पूना है, इसमें क्या है, संबंध बोधक है। किसके निकट, का, के, की, रा, रे, री, अभी बताया मैंने। तो के निकट में क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा, डी लिख लो। जल्दी आओ 17 पे। हाय, अब मैं क्या करूं,
है हाय गर्मी, बताओ क्या है इसमें, ऑब्वियसली विषमयादि बोधक है ना, तो हाय है यहाँ पर, है ना, यानी कि जो है दुख भी हो रहा है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन बी लिख लेना, कोई इतना बड़ा सवाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ये बताओ जल्दी से। हैं, वे सोकर उठे हैं ना, ये नहीं होगा। वे वे आए थे, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। देखो पूर्ण भूतकाल वे आए थे, पूरा हो गया ना, क्रिया पूरी हो गई कि वे आए थे। जैसे मान लीजिए आप घर गए हो, तो आपकी मम्मी ने कहा अरे वो आए थे, कब आए थे, अभी 2 घंटे पहले आए थे, आप थे नहीं चले गए, तो पूरा भूत हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया कि हाँ वो आए थे। लेकिन जो आप ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, बी में क्या लिखा है कि वे सोकर उठे हैं, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि अभी अभी सोकर उठे हैं, तो ये क्या है, ये है आपका आसन्न भूतकाल। इसको आसन्न भूतकाल कहते हैं साथी। आसन्न भूतकाल हिंदी में टफ लगेगा, इंग्लिश पढ़ लो, आसान है। इसको कहते हैं प्रेजेंट या रीसेंट पास्ट टेंस। रीसेंट ना, सिंपल अलग होगा, रीसेंट पास्ट टेंस। जैसे मैं कहूं मैंने आम खाया है, जैसे मान लो कोई आप में से क्लास में आम लेकर आया, सर आम खाएंगे, तो मैं कहूंगा ना मैंने आम खाया है, प्रेजेंट ही होता है, रीसेंट है, ये प्रेजेंट है ना, रीसेंट है मतलब जो अभी अभी हुआ, जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई। जैसे मैंने कहा ना, अब मान लीजिए अंजलि क्लास में आई, तो वो अभी अभी उठ के आई हैं, लग भी रहा है ना, तो अभी अभी उठ के आई हैं, तो हमने ये कहा कि वे सोकर उठे हैं, तो ये अभी अभी की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि बहुत पहले हो गया। अगर मैं लिखता कि वो सोई थी, तो वो बहुत पुराना बात है, लेकिन वो सोकर उठी है, वो रिसेंट हो रहा है, अभी आसन्न की बात चल रही है, तो आसन हो गया। अच्छा, वे गए, इसमें कौन सा हो गया बताओ, वे गए, ये तो सामान्य भूत है ना, इसको कहेंगे आप सामान्य भूत, सिंपल पास्ट टेंस है, सामान्य भूत है। और वे खा रहे हैं, इस पे पहले इसमें बताओ, इसमें भूत है, इसमें क्या है, प्रेजेंट है, इसमें वर्तमान है, और वर्तमान भी कैसा, अपूर्ण वर्तमान है ना, तो ये क्या है, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ ना, अभी खाना खा ही तो रहे, वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं भाई, अभी भी खा रहे हैं, तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल आता है, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल आता है। बस थोड़ा क्वेश्चंस और है हिंदी के, इसको फटाफट आगे बढ़िए, नेक्स्ट आओ, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन हिंदी और जीएस में ही दे पाऊंगा, उत्तराखंड में तो बेसिक बेसिक। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन देगा, नहीं दोगे मेरी चिट्ठी उसे, कोई बात नहीं, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। अब बताओ इसमें क्या आएगा, संभाव्य है, संभावना है कि शायद वो आई हो, संभावना है। और जैसा संदिग्ध होता है, तो संदिग्ध के पहले हमेशा शायद आता है लिखा हुआ, शायद लिखा आता है संदिग्ध के पहले, डाउटफुल में, कि शायद वो आती तो उसे चिट्ठी दे देते, इस तरीके से, है ना। तो यहां पर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कथन कह रहे हैं जी। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, 20वां क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं हो रहा ना जी, मैंने इसलिए कहा था एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, मैंने अभी यही उदाहरण दिया, मैंने आम खाया है। देखो जैसे ये होता कि वह आया था, वह आया था, इसमें क्या है, सामान्य भूत है कि वह आया था भाई, ठीक है, सामान्य भूत है उसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तू आता तो मैं जाता, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया पर असर पड़ता है, क्या होगा ये तो बहुत आसान है, इजी भी है। इसको हम कहते हैं अगर तू आता तो मैं जाता, ये हेतु हेतु मद है, ये हेतु हेतु मद है, क्या है, हेतु हेतु मद, ध्यान रखना, ये हेतु हेतु मद आता है, ठीक है। मोहन आया सीता गई, ये भी सामान्य लग रहा है मुझे, ये भी सामान्य भूत है, मोहन आया सीता गई, सामान्य भूत है, इसको ध्यान रखना, सामान्य भूत है। नेक्स्ट आओ जल्दी से क्वेश्चन 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 का राइट आंसर क्या लिखा आपने, ऑप्शन ए सही कर देना, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल लिख लीजिए। बताओ जरा उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात क्या है 2011 के अनुसार, चाइल्ड सेक्स रेशियो 900 या 800, 890, ठीक है। अगर पूछेगा ना कि चाइल्ड जो है क्या है, तो वो 890 लिखना है आप लोगों ने। और ये सबको बताना कि लिंगानुपात क्या होता है, पर 1000 मेल्स पर फीमेल से गर्ल्स कितने हैं उनका जो नंबर होता है ना। अगर चाइल्ड पूछता तो चाइल्ड लिंगानुपात में सब लोग 890 लिख लेना, उत्तराखंड का ये 2011 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, राइट। चलिए 22वां क्वेश्चन क्या था आपका, विश्वेश्वर दत्त सगलानी को किस नाम से जाना जाता है, वृक्ष मानव, ऑप्शन बी लिखो, बिल्कुल सही है, वृक्ष मानव के नाम से, कहां के निवासी है, रुद्रप्रयाग के रहने वाले विश्वेश्वर जी, तो उनको वृक्ष मानव की संज्ञा दी जाती है, तो ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। 22वें का ऑप्शन बी लिख लेना। 23वें पे आओ प्यारे साथियों,
भारत रत्न पाने वाले एकमात्र उत्तराखंड के कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी, कब मिला था इनको? हाँ, 26 जनवरी 1957 को, 1957 को इनको क्या मिला था? ये सम्मान मिला था, देश का सबसे बड़ा सम्मान है, गौरव है हमारे लिए, भारत रत्न जिसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, आपने भीमसेन जोशी जी का नाम सुना है? शास्त्रीय गायक हैं, बहुत बड़े, है ना? तो शास्त्रीय गायक की भूमिका है और महत्वपूर्ण है, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। बाकी तो हेमंती नंदन बहुगुणा जी के नाम से यूनिवर्सिटीज भी चल रही है, आपको पता है। उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 वाज लॉन्च्ड, ठीक है, किस चीज के लिए बनी थी? शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, शैक्षिक संस्थानों में नवाचार यानी कि जो कहते हैं ना कि इनोवेशन होता है उसका व्यवसायीकरण करना है, महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। एक्चुअली ऑप्शन ऐसे है ना जो ऐसे लग रहे हैं कि सब ठीक होंगे, और बात भी सही है, ये सारे ही सही है, ये सारे ही कथन सही हैं। अरे भाई देखो, जब नवाचार स्कीम आती है, कोई भी स्टार्टअप आता है, तो उस स्टार्टअप में यही तो देखो, शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ाना है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो अगर मुझे पढ़ाई से रोजगार मिल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप मिल रही है, तो ये तो ठीक है, स्टार्टअप नीति में जुड़ता है। तो आप स्टार्टअप नीति में इसको प्रमोट कर सकते हो। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर इनोवेशन के लिए क्या करो, कर दो, उसका कमर्शियलाइजेशन कर दो, ये भी है, ठीक है, स्टार्टअप है। या फिर महिलाओं के लिए जो है उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप में जो है महिलाओं को प्रमोट कर दो, तो ये भी तो स्टार्टअप का ही एक वो होगा, उद्देश्य होगा। तो ये तो कॉमन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इजी बन जाते हैं आपके लिए। ऑप्शन डी लिख लेना 24 पे। 25 पे आएंगे जल्दी। स्टेटमेंट उत्तराखंड या उत्तरांचल इज नॉन फॉर इट्स मनी इकोनॉमी। उत्तरांचल अपनी जो है मनी अर्थव्यवस्था या मुद्रा अर्थव्यवस्था के लिए जो है जाना जाता है। सही है गलत आपने मुझे बताना है। यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। इट इज इंडिकेट्स माइग्रेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एक चीज बताओ, अनूप सर को क्या आफत आई थी कि इतनी सारी गर्मियों में यहाँ देहरादून आ जाए? मैं अपने गांव में रहता, इतनी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया बढ़िया। मोहित आप आज ही आए हो, कल आए हो? कल आ गए थे ना, तो वहां भी बढ़िया ठंडी हवा में रह रहे होंगे, यहाँ गर्मी से मर रहे हो। तो इट मीन हम क्यों आ रहे हैं? हमें भाई क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, और रोजगार पाने के लिए हमें प्रवास करना पड़ा है, हमें गांव छोड़ने पड़ रहे हैं। तो दूसरा कथन तो कोई नहीं बोलेगा जी गलत है। बताओ दूसरा कथन गलत है नहीं? अगर दूसरा कथन गलत है तो इसी से मिलता जुलता पहला कथन कि उत्तरांचल जो है अपनी मनी ऑर्डर, अच्छा मनी ऑर्डर यही तो है, मेरे रिलेटिव, मेरे रिश्तेदार जो है वो विदेशों में जाकर जॉब कर रहे हैं, राइट? और विदेशों में वो जॉब कर रहे हैं तो वहां से क्या नहीं भेज रहे हैं पैसा? मैं यहाँ देहरादून में जॉब कर रहा हूं, मैं नहीं मांग रहा हूँ घर से पैसा, मैं भेज नहीं रहा हूं, मैं मांग रहा हूं कि दे दो, है ना? क्योंकि जिस दिन ये बहुत बूम करेगा उस दिन मैं भी भेज दूंगा घर को पैसा, समझ लो। तो ये क्या है? ये मनी ऑर्डरिंग व्यवस्था है। आप पैसे को भेज रहे हो, पैसे को ला रहे हो, ठीक है? तो ये सिस्टम भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा, दोनों सही है। और कहाँ है? बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना 25 का। 26 में आओ। टीएचडीसी का नाम सभी ने सुना है जी, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, यानी कि टीएचडीसी। इसका गठन जुलाई कब हुआ था? 1988 में हुआ था जी। तो जुलाई 1988 इसका सही लिख लेना टीएचडीसी का, यानी कि 1988 इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताओ टीएचडीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है ऋषिकेश में। ऋषिकेश में है, ये याद रखना, टीरी मत बोल देना, ऋषिकेश में है ना? और ये बताओ कि टीएचडीसी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो टीएचडीसी के भीतर या टिहरी जो बांध है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है? 2400 वॉट। लेकिन 2400 वॉट में भी देखो 3 भागों में बट जाता है। इसमें से जो 1000 मेगावाट की बिजली है वो तो टिहरी डैम प्रोड्यूस कर ही रहा है। 400 मेगावाट की बिजली जो है कोटेश्वर बांध जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कितना बचा? 1400 के, अभी भी 1000, और 1000 जो बचा इसके लिए है टिहरी पंप स्टोरेज सिस्टम। तो टिहरी पंप स्टोरेज से 1000, टिहरी बांध से 1000, और 400 जो है वो कोटेश्वर बांध से जो है क्या हो रहा है, यहां पर बिजली प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए 2400 जो है ये करता है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 27 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 27। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है कहां से कहां तक, आप मुझे बताएंगे? सुना हो किसी ने अगर इसके बारे में? लोहा मनवा दो अगर आप लोगों को याद करना है तो। ये है लोहा घाट से त्यूणी तक। तो लोहा घाट से लेकर त्यूणी तक जो है ये जो है हिमालय राजमार्ग परियोजना जो है ये किया जा रहा है। चारों धामों को जोड़ना है, इसका एक उद्देश्य ये भी है। जो ये योजना है ना, चारों धामों को जोड़ने के लिए भी जो है ये काम कर रही है। और लोहा घाट से त्यूणी तक, ऑप्शन सी लिख लेना 27 में। 28 पे आओ जल्दी से। मांगल हारुल, ठीक है, छोड़े लिखेंगे, छोड़ा,
छौड़ा, सिलोंगा, केदार छाया, गोड़बड़ा, रैना रात, जौनसारी, बेरासू, ये सब लोकगीत हैं कौन सी जनजाति के? क्या लिखा आपने इसका आंसर? जौनसारी। अब जैसे नाम में जौनसारी आ गया था तो वही लिख लेते, इसमें नाम में ही जौनसारी आ गया था ना, जौनसारी नृत्य, तो जौनसारी आप गेस भी करते तो ठीक हो जाता। भोटिया में कौन से फेमस है? सोचो सोचो। ओके, को कुछ तो होगा, तिमली है, बाजू है, तुबेरा है ना। अच्छा, ये गाना सुना आपने, बेड़ो पाको बारहमासा, ये कौन सी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्हीं में से कोई एक है, बेड़ो पाको बारहमासा, बारहमासा राजी, तो राजी से मिलता जुलता ये कुछ ऐसा गीत है ना, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, बाई चांस वाला है जी, इतना नहीं पूछता। इसका आंसर मिल गया ना, ऑप्शन डी है। गौचर मेला कब आरंभ हुआ? ये तो इतना बेसिक सवाल हो गया। अब जल्दी बताओ, गोचर मेला कब शुरू हुआ? 1943। कोई ऐसा है जिसने 1943 ना लिखा हो? है तनुजा? क्यों? 1943 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बताओ कि जो ये गोचर मेला है, ये लगभग कब लगता है? 14 सितंबर या नवंबर? नवंबर को, 14 नवंबर को जो ये मेला लगता है, गोचर मेला जो है ना, 14 नवंबर को लगता है हर साल, और लगभग एक सप्ताह तक चलता है, 1 वीक का मेला होता है। अच्छा, मेले से याद आया, आज क्या तारीख है? 14 तारीख, तो आज हमारे वहां का मेला लगा होगा। हमारे वहां महेंद्र देवता है, स्थानीय देवता, तो महेंद्र देवता का आज थौल लगता है। और जब से कॉलेज स्कूल छूटा है, 2012 में छूट गया था मेरा स्कूल, है ना, तो 12-13 के बाद से अभी तक मैं जा ही नहीं पाया, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिलता है ना। तो मन तो बहुत करता है, पर क्या करें, आपको छोड़ के भी तो नहीं जा सकते ना, है ना। आप लोगों ने ऐसे मेरे को डराया था कि सर बहुत छुट्टी हो गई, अब नहीं जाना, और मेरा दोस्त वहां नाराज बैठा कि शादी में नहीं आए आप। चलो, बिनाई, अब बिनाई से ही बता दोगे और मैं क्या बताऊं, बताओ। बिनाई, झाल, दमामा और जो है मुरियो, ये क्या है? वाद्य यंत्र है पक्का? लिख लो फिर। कहाँ के? कुमाऊं के, गढ़वाल के? कुमाऊं के, तो लिख लो कुमाऊं, कुमाऊं के हैं। अब ये देखो, रिवर्स ऑफ अरुणाचल, अरुणाचल में कौन कौन सी नदी बहती है? कुछ नहीं तो एक तो बोली दो, जो आती है तिब्बत से, क्रॉस करती है अरुणाचल के, यू टर्न लेते हुए, ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्री बोलो, बाकी लोहित है, दिबांग दियांग, ठीक है, ये सब नदियां, सहायक नदियां आती है। तो ये तो ऑप्शंस में दूर दूर तक नहीं बैठते है ना, तो ये भी। अगर पूछा है कि लद्दाख में पहाड़ी चोटियां कौन कौन सी है, जैसे काराकोरम है, जास्कर है, ये सारी चीजें आती है ना, तो लद्दाख वाला रेंज आप लोग देख लीजिए। तो इसमें इस तरीके से, अब गढ़वाल के मंदिर पूछेंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। पंच प्रयाग किन जिला समूहों में है? ये नहीं पूछा पंच प्रयाग क्या है, पूछा कि कौन कौन से जिलों में आपको पंच प्रयाग मिल जाएंगे, बताओ। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी लिख लेना। अब मुझे बताओ तो, ये जो पंच प्रयाग है, ये कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा आ रही है ना। अब इस अलकनंदा में सबसे पहले क्या मिलती है? धौली गंगा। यहाँ पर क्या आ गई? धौली गंगा। और जल्दी से बताओ, धौली गंगा कहाँ पर मिलती है? धौली घाट भी कह सकता हूं मैं इसको, विष्णु प्रयाग में। ओके ठीक है, ये मिली विष्णु प्रयाग में। ओके, यहीं से नीचे एक दूसरी और नदी आती है, विष्णु के बाद नंदो, बताओ कुछ तो बताओ। नंद प्रयाग आएगी यहाँ पर, और नंद में क्या मिलेगी? नंदाकिनी मिलेगी। नंद में क्या मिलेगी? नंदाकिनी मिलेगी। नंद प्रयाग आए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगी आपकी नंदाकिनी। इसके नीचे एक और नदी आती है, पिंडर। और अब बताओ, पिंडर गंगा या पिंडर नदी या पिंडर घाट भी मैं इसको कह सकता हूँ, हमारे स्थानीय भाषा में घाट गडेरे कहते हैं जी। तो जो पिंडर आती है वो कहां पर मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है। सब लोग इस बात को लेकर क्लियर है ना। तो ये कहां पर मिलती है आपको? कर्ण प्रयाग में मिलती है। चलो रुको, होल्ड ऑन। अब जो है इस साइड से ले आता हूं एक नदी, यहां पर बताओ कौन सी जगह और कौन सी नदी? मंदाकिनी आती है। और कहां पर? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो है आकर यहाँ पर मिलेगी। बहुत बढ़िया, है ना। तो मंदाकिनी जो है यहाँ पर आई, और मंदाकिनी मिली कहां पर? रुद्रप्रयाग में। होल्ड ऑन, अब लास्ट चलते हैं। अंत में एक और नदी आती है, और यहाँ पर एक और संगम होता है, इसके बाद ये गंगा कहलाती है। और ये कौन है बताओ, सास बहू कोई तो बताओ। देव प्रयाग है। तो देव प्रयाग में अलकनंदा के साथ क्या मिलेगी? भागीरथी मिलेगी। ये भूलना मत, ये जो मैंने मेन नदी लिखी है ये अलकनंदा है। तो ये इतना ही तो आपको याद रखना होता है पंच प्रयागों में। तो ये स्ट्रक्चर बना लो, दिमाग में छाप लो, है ना। कौन सी लेफ्ट साइड से आ रही है, कौन सी राइट साइड से आ रही है, ये आपको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बार बार इसको जो है कॉपी करना पड़ता है। कुछ और बात पूछना है किसी ने? एनीवन? नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, थोड़ा और समय लेंगे इस पे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया था, चमोली,
रुद्र और टीरी, है ना। चलिए नेक्स्ट आओ। 32 पढ़ते हैं जी। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। ये तो गढ़वालों कुमाऊं हमारे पूरे पहाड़ों में कहीं ना कहीं सीढ़ीदार खेती तो मिलती है ना। चेक करते हैं सही है कि नहीं है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि और जल संरक्षण का समुचित उपाय है। क्या आप लोगों को मैंने टेरेस फार्मिंग नहीं पढ़ा रखी है? क्या आप लोगों ने मेरे से जो है कंटूर फार्मिंग नहीं पढ़ी है? पढ़ी है, इसी क्लास में पढ़ी है। और दोनों ही कथन सही लिख रहा है। देखो हमारे पहाड़ी एरियाज में क्या होता है ना कि जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर सीढ़ी नुमा या टेरेस फार्मिंग होती है। और टेरेस फार्मिंग ही क्या करती है, जल को स्टोरेज करती है, रोकती है। अगर बारिश भी मेंट नहीं लगाओगे तो सारा तो नदी बहा कर ले जाएगी, पानी बहा कर ले जाएगा। तो संरक्षण अगर आपको चाहिए ढालों पर भूमि का और जल का, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना बिना डाउट के जी। राज्य के वन्य क्षेत्रों में स्थित खादानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? खनिजों का खनन कौन करेगा? ऑब्वियस है, बताओ जल्दी से। कुमाऊं मंडल विकास निगम करेगा। गढ़वाल इनका तो कोई काम नहीं है जी। उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा या खनिज विकास निगम करेगा? इन दोनों में से एक आंसर मुझे दो। उत्तराखंड वन विकास निगम सही, ऑप्शन सी। खनिज नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यही तो चीजें हैं, उत्तराखंड वन विकास निगम का काम है। उत्तराखंड वन विकास निगम इस कार्य को करते हैं। एक तरफ नेशनल पार्क, दूसरी तरफ उनके स्थान। ये तो आप पढ़ पढ़ के थक गए। पहले बताओ उत्तराखंड में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 6 सही है। और जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 7 हैं। कंफ्यूज होते हो, 7 नेशनल पार्क 6 वाइल्ड लाइफ नहीं। 6 जो है आपके ये क्या है, नेशनल पार्क, और 7 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। चलो ये बताओ गोविंद नेशनल पार्क कहां पर है? सही उत्तर देना इसका। उत्तरकाशी है, बिल्कुल ठीक है, लिख लो। कब बना था गोविंद नेशनल पार्क? 1980 में या 1955? कहीं 90 और कहीं 80 है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सब जगह लिखा होगा उत्तरकाशी में, है ना। तो पहले का राइट आंसर क्या मानना है आपने? एक का आएगा 3। अब रुको जरा यहां देखते हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हटा दो। या तो आंसर बी होना या तो आंसर सी होना। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी में, यानी कि दूसरे का ठीक है। ऑप्शन मिलाओ, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, हर जगह है, वापस आओ। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां है? नंदा देवी चमोली में है ना, सबको पता है। तो इसका लिख लीजिएगा 1। अब क्या बचा जी? वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कहां है? चमोली में। क्या आया था इसका ऑप्शन? नन ऑफ दीज आ रहा है इसका। नन ऑफ दीज आ रहा है ना, हरिद्वार में तो नहीं आएगा ना वैली ऑफ फ्लावर। तो ये गड़बड़ क्यों जा रहा है भाई मामला ऐसा, है ना। इसमें भी नन ऑफ दी अबव आना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले का ठीक हो गया, गोविंद हो गया आपका उत्तरकाशी, कॉर्बेट हो गया आपका चमोली, सॉरी कॉर्बेट हो गया नैनीताल और पौड़ी, नंदा देवी हो गया चमोली, और वैली ऑफ फ्लावर भी चमोली। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दी अबव कर देना। इनमें से कोई भी सही नहीं, है ना। चलिए इनमें से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी लिख लेना। शारदा या काली नदी का उद्गम स्थान क्या है? जल्दी बताओ। शारदा है, बताओ इनमें से है कोई? इनमें से कोई भी नहीं है, हटा देना है, बोलना है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कहां से निकलती है? लिम्पियाधुरा, नहीं सुना आप लोगों ने जगह? व्यास आश्रम के पास में लिम्पियाधुरा नामक जगह है, तो वहीं से क्या होती है, निकलती है काली नदी। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 36 पे आओ जल्दी से। हिमाच्छादित कौन सा भाग रहेगा वर्ष भर? ट्रांस रहेगा या फिर जो है महान हिमालय, यहां गलती से महा आ रखा है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या फिर जो है सेंट्रल हिमालय, या फिर जो है आउटर हिमालय। महान हिमालय, क्योंकि उसी का नाम क्या है, हिमाद्री। तो महान हिमालय, इसका ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। हिमाद्री इसी को तो कहते हैं, आप लोग भूल कैसे गए? मैंने आपको नहीं कराया था कि जो ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय है, इसी को हिमाद्री कहते हैं। और हिमाद्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हिम से ढका हुआ है। हिमाद्री, सह्याद्री अलग चीज है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं, ये वाली सह्याद्री है, यहाँ हिमाद्री है। ऑप्शन बी लिख लो, महान हिमालय। अच्छा यहीं पर आपको एक थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जल्दी बताओ कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी बाउंड्री आती है? ना, नहीं, सही बोला आपने, पर पूरा बोलो। सच्चर क्षेत्र, जो इंग्लिश में इसको सेचर जोन कहते हैं। तो यहां पर आता है सच्चर जोन। गाइस ये सवाल अभी भी तो पूछा गया था, इसी लोअर पीसेस में नहीं पूछा गया था, वहां एमबीटी पूछा गया था। अब बताओ
महान हिमालय और जो ये क्या है मिडल हिमालय या सेंट्रल हिमालय, इनके बीच में क्या है बताओ? एमसीटी या एमबीटी? जल्दी से। यहां है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय और गड़बड़ तो नहीं जा रहा ना, रुको जरा मैं अपने हिसाब से लिखूं। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, इनके बीच में हो गया सेचर जोन। ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में हो गया एमसीटी, ठीक तो जा रहा हूं। फिर मिडिल हिमालय और जो है शिवालिक, जिसको आउटर हिमालय कहते हैं, शिवालिक किसी का नाम है, इनके बीच में होता है एमबीटी, है ना। और फिर जो है शिवालिक हिमालय और जो उत्तरी मैदान है, नॉर्दर्न जो प्लेन है, उत्तरी मैदान, इनके बीच में आता है क्या? HFF। यानी कि ये हो गया सेचर जोन, ये हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये हो गया मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश, ये हो गया हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। और यहां से सवाल बनते हैं, 100 दफा बनते, मैं कई बार बता चुका हूं। और इसको इसी ट्रिक से याद रखा करो। शॉर्ट में पहले आपने नाम रखा याद, ट्रांस ग्रेटर मिडिल शिवालिक, और फिर इनके बीच में स्टेप बाय स्टेप सेचर एमसीटी एमबीटी। पहले एमसीटी लिखना फिर एमबीटी लिखना, उल्टा ना कर देना, पहले एमबीटी पहले एमसीटी फिर एमबीटी। सही है, चलो आ जाओ। ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं ना, समय बीत रहा है फटाफट, पर इतना तो चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना फिर प्रैक्टिस क्यों करते? दो दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए जो है दूसरे का कारण बताता है, चलो देखते हैं। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं। सही है नहीं है? श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर है। कौन सा सही है कौन सा नहीं, पहले बताओ। क्या ऑप्शन ए सही है कि 3 प्रकार की हमारे पास में मिलती है? बताओ, सही तो होना चाहिए ना, दोनों सही तो होने चाहिए अपने आप में। देखो एक चीज बताओ, ये आप यहां नहीं भी पढ़े होंगे, मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया है म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी 3 टियर होती है, जैसे पंचायत 3 टियर होती है, वैसे म्यूनिसिपैलिटी भी 3 टियर होती है। सबसे नीचे क्या आता है? पंचायतें। चलो आप पंचायत में बता रहे हो, तो सबसे नीचे ग्राम सभा, मध्य में मंडल पंचायत या मंडल समिति, और टॉप में जिला परिषद। ऐसे ही राज्य, ऐसे ही शहरों में होता है। सबसे नीचे क्या आएगी? पंचायत समिति, है ना, पंचायत आएगा ना सबसे नीचे, पंचायतें जुड़ेंगी ना, लेकिन वो पंचायत नगर पंचायत में मत कह दीजिएगा। मध्य में क्या आएगा? म्यूनिसिपल, नगर निगम सबसे टॉप में है, नगर परिषद मध्य में है, और नगर पंचायत सबसे नीचे है। तो टॉप टू बॉटम में पूछ रहा हूं, तो नीचे नगर पंचायत, बीच में आ गई नगर परिषद, और टॉप में आ गई क्या? नगर निगम। नगर निगम, नगर पालिका, इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। ये नगर पालिकाएं हैं तीनों, है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। तो दोनों ही सही है, इसका आंसर ऑप्शन ए लिख लो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब लिख लो, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत योजना कौन सी है जी? ग्लोगी, ये ग्लोगो नहीं है जी, ग्लोगो नहीं होता, ग्लोगी होता है, ये ग्लोगी है। ग्लोगी जो है प्रोजेक्ट उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रोजेक्ट है। किस नदी पर है? अच्छा ये बताओ, अगर ये पूछा कि सबसे नई विद्युत परियोजना कौन सी है उत्तराखंड में? लखवा डैम प्रोजेक्ट सुना आपने? तो लखवा डैम प्रोजेक्ट सबसे नया है, यमुना नदी के ऊपर जो चल रहा है ना, तो वो सबसे नया पूछेगा ना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ग्लोगी किस पर है। वैसे तो सारे बताने आपने कि पथरी किस पर है, चीला किस पर है। चीला रेंज तो आपको वैसे पता होगा, बीच में बहुत चर्चा में भी आया था। कस्तूरी मृगों के लिए कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है इंडिया में, भारत में या उत्तराखंड में? अस्कोट और केदारनाथ, ऑप्शन डी लिख लेना। अस्कोट और केदारनाथ, क्योंकि अस्कोट 2 जगह ना, बिनसर भी है, लेकिन केदारनाथ ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आओ 40th क्वेश्चन, 40वें क्वेश्चन पे जल्दी आगे बढ़ना। उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर। जो लोग नरेंद्र नगर कह रहे हैं सही लिख लो, ऑप्शन ए। शैक्षणिक अनुसंधान यानी कि जो है रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है, एजुकेशनल। गढ़वाली भाषा में माता के लिए प्रयुक्त क्या होता है? बोए नहीं, हमारे यहाँ बोए बोलते हैं। कभी कोई वो दया बहन की तरह जेठलाल को चुटकी देगी ना, वो चुटकी नहीं काटते, तो तब निकला बोई, है ना, तो बोई यहीं से निकला है, तो बोए बोलते हैं हमारे वहां भी बोलते हैं। और हम तो नहीं बोलते, हम तो मम्मी ही कहते हैं, है ना, कि मम्मी, माँ, माता। बोए हमारे पिताजी टाइप कहते थे या दादाजी टाइप, पर ठीक है, वो स्थानीय शब्द है हमारा, बोए कहते हैं। ईजा कहाँ पर कहते हैं? कुमाऊं में। किसके लिए? माँ के लिए ईजा कहते हैं ना। चलिए बढ़िया, जौनसार में भी ईजा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, किस भाषा को कुमाऊनी और गढ़वाली का मिला जुला रूप कहते हैं? मजकुमिया, ऑप्शन बी ठीक है, मजकुमिया ठीक है।
मज घूमिया, ठीक है। लोक कला जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र त्योहार बनाए जाते हैं, कौन सी कहलाती है? ज्योति मातिका, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी लिख लेना, ऑप्शन बी लिख लेना। यहाँ पर दीवारों पर या जो हमारे प्रवेश द्वार होते हैं इन पर जो है ये कलाएं बनाई जाती हैं। पूछो कुछ, एक सेकंड देना प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका राइट आंसर मिल गया था आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्योति मातिका जो है ये ठीक है। यहाँ पर जोलजीबी मेला पिथौरागढ़ और किन नदियों के संगम पर लगता है, ये बहुत बार पूछा गया है। आंसर दो। काली और गोरी नदी के संगम पर जो है ये जोलजीबी का मेला लगता है। ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक लिख लेना। नेक्स्ट आइए। साहित्य का ज्ञानपीठ पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, साहित्य में कह रहा हूं मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत जी, सही है, लिख लो। 62, ठीक है। हाँ, और लीलाधर जगुड़ी जी का नाम सुना है? इनको भी साहित्य अकादमी मिला है ना, लेकिन यहाँ ज्ञानपीठ पूछा है। साहित्य अकादमी उनको मिला था 1997 में, लीलाधर जगुड़ी जी को। और बीरेन्द्र नंगवाल जी को साहित्य अकादमी 2004 में मिला था। हाँ, पद्मश्री भी मिला है, ये चेक करना पड़ेगा, है ना। सुमित्रा जी राइट आंसर है। रामायण प्रदीप की रचना किसने की? मेधाकर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। वन लाइनर है, फटाफट चलना। ऋषिकेश, धनासू, बड़कोट, फुलचट्टी जो है ये कौन सा नेशनल हाईवे नंबर है? जल्दी से बताओ। 134, ऑप्शन ए सही करें आप। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, 134 नेशनल हाईवे नंबर। जब आप चलते हो गुजरते हो यहाँ से तो नेशनल हाईवे को याद रखा करो। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर मुझे नहीं पता, आप खुद लिखो। गंगोत्री है, लिख लो, जल्दी करना इसको फटाफट, समय बहुत तेज भाग रहा है जी। गंगोत्री लिख लेना, ठीक है। चलिए गुड। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन नंबर 49। मक्कू मठ कहां पर है? मक्कू मठ, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग लिख लीजिए। मक्कू मठ इज लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में स्थित 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का सही जनपद बताओ। बताओ जरा, ये तो पता ही होगा। बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में है, चमोली में ही है जी, हाँ बोलो। केदारनाथ रुद्रप्रयाग, है ना। ऑफिस में पोस्टर पे गलत छपा हुआ है, वो मत पढ़ लेना, ठीक है। रुद्रप्रयाग सही है। उसके बाद गंगोत्री, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। क्यों हंस रहे हो इतना? नहीं नहीं, आपने पढ़ लिया था पोस्टर? नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने मिसटाइप करा हुआ है, ठीक है। चलिए, पैसे नहीं काटता मैं किसी के, चलिए, क्योंकि चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना, बी लिख लेना इसका, ठीक है। चलिए, रूपकुंड झील पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुई थी? नहीं, 2006। ऑप्शन ए लिखो इसका, 2006। रूपकुंड झील कहां पर है? चमोली, है ना। चमोली का रूप जो है बड़ा निखरा निखरा है ना, मतलब जो चमोली के लोग हैं वहां की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। नेक्स्ट आओ। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन डी लिख लेना। कितना बताया था इसका मेगा वाट में? 400 मेगावाट की जो है बिजली उत्पादन करता है, टिहरी में है भागीरथी नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ फटाफट। विष्णुप्रयाग की नदियों के संगम पर, अभी अभी बोला आपने, अलकनंदा और धौली गंगा, है ना। तो अलकनंदा या धौली लिख लो इसको, ऑप्शन ए। अलकनंदा या धौली, ऑप्शन ए। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति की तिब्बती और मुंडा भाषा है? तिब्बती और मुंडा भाषा कौन सी जनजातियां बोलती हैं? राजी या फिर वन रावत जो है ये बोलते हैं। वन रावत कहना इसको, है प्रियांशु रावत मत कह देना। ऑप्शन नंबर डी लिखना है इसको फटाफट। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है? आंसर कीजिए। नहीं,
दिखनौरी है राजू, राजू नहीं राजी, ठीक है। नहीं नहीं रुको रुको, इसका ऑप्शन क्या क्या है? नहीं, इसका है थारू। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, ऑप्शन ए लिख लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ जल्दी से। कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त ये सबको पता है। ई गार्डनर ने क्या था? क्या कुमाऊं के पहले कमिश्नर भी यही थे? ई गार्डनर ही था, ठीक है। ई गार्डनर ऑप्शन बी लिख लेना। नेक्स्ट आओ जल्दी से, समय बहुत तेज भग रहा है भाई। टिहरी रियासत के युवकों को फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में प्रशिक्षण दिलवाया था, किसने? नरेंद्र शाह ने, पक्का? और कोई आंसर दो भाई। नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र शाह लिखो इसका राइट आंसर। नरेंद्र शाह इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी नरेंद्र शाह। चंद शासकों के समय नकद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज क्या कहलाता था? हाँ, ऑप्शन नंबर ए लिखना, कूत। कूत कर जो है इस नाम से जाना जाता था, कूत कर। कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था? सोमचंद, ऑप्शन ए पक्का, ठीक है लिख लो। बताओ लक्ष्मी चंद का कौन था सेनापति? हाँ बताओ बताओ, ऑप्शन नहीं, सीधे आंसर दो। क्या किसी का नाम गेंडा बिस्ट भी था? गेंडामल, गेंडा बिस्ट इसी में था। चंद्रवंश में कोई था बढ़िया, देवीचंद, जिसको क्या कहते हैं? इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है चंद्रवंश का एटकिंसन भी इसको कहते हैं, है ना। महेंद्र चंद, चंद्रवंश का लास्ट राजा कौन था? महेंद्र चंद था, बस ये इस तरीके से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ तो, कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई थी? ये नहीं पूछा किसने की, बोला कब हुई? 700 एडी में। और कौन था कत्यूरियों का संस्थापक? बसंत देव, बसंत देव। अच्छा, तीन है थे ना, अलग अलग थे, कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। दूसरे में निम्बरदेव, ओके। तीसरे में इच्छर देव। अब ये सर पे छोड़ देना, सर की इच्छा पे छोड़ देना, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। मैं जो छेड़ूंगा वो ये है। अब आओ जरा अपने जीएस वाले पार्ट पे जल्दी जल्दी आगे। 61 का राइट आंसर बताओ। 61 का राइट आंसर मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन सी। कब बनी थी ये पार्टी? ये बनी थी 1 जनवरी 1923, लेकिन पार्टी का विचार जो है वो दिसंबर 1922 के गया अधिवेशन में रखा गया था, है ना। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी लिख लेना। 62, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ठीक है, सारे है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, माई एसक्यूएल, ये भी इसका जो है राइट आंसर है, सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी लिखना, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से देखो सही नहीं है पूछा, सही नहीं है, ये मत कहना कि कौन सही है, सही नहीं है। देखो ये सबको होता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये तो सही है। सही नहीं पूछा है। 1 किलो बाइट में कितने होते हैं? 1024 बाइट्स होती है, ये भी ठीक है। 1 जीबी, अब जीबी में क्या होगा? जीबी में एमबी होगा ना, यहाँ केबी क्यों लिख रहा है? एमबी में होती है केबी, एमबी इज इक्वल टू 1024 केबी होती है, 1 एमबी ये होती है, और 1 जीबी होती है 1024 एमबी। तो यहाँ किलोबाइट क्यों लिखा? गलत हो गया, ये गलत है। बाकी टेराबाइट में ठीक है, 1024 गीगाबाइट। ऑप्शन 3 जो है गलत है। गलत पूछ रहा है जी आपसे, गलत पूछ रहा था, सही मत कह देना। निम्नलिखित में से नेक्स्ट आ जाओ, राइट आंसर पे नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम, पक्का, रैम सही है। और रोम क्या है? ये भी प्राथमिक है, दोनों प्राइमरी है ना, दोनों को प्राइमरी कहना। ऑप्शन सी लिखना। ये कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? नहीं ये नहीं, ये हाँ ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी में नहीं आएगा ना, प्राइमरी में ये वाली है रैम। WRM, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या है? आपको मैं हमेशा यही कहता हूं क्लास में, प्लीज राइट वंस एंड रीड मेनी टाइम, ठीक है। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ये जो है सही है इसका फॉर्म, राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट आ जाए 66, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है? अच्छा बताओ, माउस आउटपुट है ना, है ना, या नहीं है? आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है पूछा हुआ, कौन सा? प्रिंटर, ऑब्वियसली प्रिंटर सही है, प्रिंटर, प्रिंटर ऑप्शन नंबर इसका डी लिख लेना। अमेरिका की प्रसिद्ध डेथ वैली किस नदी घाटी में है? जिसने नहीं बताया भाई वो
फिर अपमान कर रहा है इसका। डेथ वैली ग्रेट रिवर के पास में, ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट रिवर, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे नई सबसे प्राचीन पूछा है, नई नहीं, वलित पर्वतमाला कौन सी है? द ओल्डेस्ट, गाइस ये तो कितनी बार बता रखा है। अरावली, अरावली इज द ओल्डेस्ट एंड न्यूएस्ट इज, न्यूएस्ट है हिमालय, और जो है सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुरानी जो है वो कौन सी है? वो है अरावली। तो इसका ऑप्शन बी लिख लेना, अरावली। न्यूएस्ट पूछा होता तो फिर हम हिमालय लिख लेते। जल्दी चलो जल्दी, समय बहुत ज्यादा हो गया ऑलरेडी। कौन सा सही नहीं है? किलिमंजारो अफ्रीका में है, ठीक है। माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका में, ये भी ठीक है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप में है, ये गलत है। एकंकागुआ दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ऑप्शन सी गलत लिख लेना, एल्ब्रूस इज नॉट लोकेटेड इन एशिया। एल्ब्रूस यहां नहीं आएगी, एल्ब्रूस एशिया में नहीं आएगी, समझ रहे हो? एल्ब्रूस नहीं है, गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। मीटियोर इज, कल ही पढ़ा, मीटियोर क्या है? क्या लिखा है इसका पार्ट? अ पार्ट of the matter that has entered the earth's atmosphere from the outer space, यही आपका मीटियोर कहलाता है। नहीं बोला था फिर, ये ऊपर ही जो है एटमॉस्फेयर में जल जाता है, उल्काश्म के रूप में इसको जानते हैं। तो उल्काश्म में उल्का क्या है? ऑप्शन बी लिख लेना, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्यों के जो अंश हैं, यही आपके मीटियोर कहलाते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आओ जल्दी से, 71वां क्वेश्चन। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? ये बता रखिए, नोट्स चेक करो भाई, ये तो रिसेंट पढ़े आपने, 1-2 दिन पहले। मीथेन गैस सबसे ज्यादा है यहाँ पर, मैंने करवाया था। एक चीज बताओ, इसको कौन सा प्लेनेट कहते थे? शनि को कौन सा प्लेनेट लिखाया था? ग्रीन प्लेनेट। और बोला भी था ग्रीन इसलिए नहीं है कि वो पेड़ पौधे हैं, ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसमें मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो मीथेन लिखना, ऑप्शन सी। याद नहीं कर रहे हो, सब बताया। एपीलियन की घटना क्या है? चोरी चोरी करो, ये देखो ऊपर एपीलियन, ये लिखा हुआ ऊपर 152.1, तो यहां से क्या हो जाएगा? 152, यहीं से चोरी किया है ना। हम तो रिसेंट पढ़ ही रहे ना, अभी रिसेंट पढ़ रहे हैं हम इस चीज को। तो 152। पेरिहिलियन, एपीलियन, एपोजी, पेरिजी सब बता दिया। कुचिपुड़ी की शुरुआत कहाँ? कुचिपुड़ी क्या है? नृत्य है, बिल्कुल ठीक है। अब ये नृत्य कहाँ से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। जो लोग कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, सही है। तो आंध्र प्रदेश सही लिख लेना, आंध्रा इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश सही है, ऑप्शन डी। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 है ना। एक समय जो था चोरा चोरी कांड हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी नाराज थे इस घटना से, इसलिए उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, है ना। 12 फरवरी को उन्होंने कहा वापस लाओ जी मेरा असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लिख लेना, है ना। पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था चोरी चोरा की जो पुलिस स्टेशन थी वहां पर। 1957 के बाद कौन से आंदोलन हुए? ये बताओ, क्या संथाल 1957 के बाद हुआ? हाँ या ना? ये तो 55 में है ना, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो आप हटा दीजिए। नील क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1859-60, बहुत बढ़िया, है ना। याद है ना आपको, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर विश्वास जो ब्रदर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया था, वहां पर ददनी सिस्टम को अबॉलिश करना था, उसको हटाना था, इसके लिए हुआ था, है ना। तो बाकी जो है राइट्स ऑफ डेक्कन पीजेंट्स एंड जो है बिरसा मुंडा रिबेलियन, जिसको हम लोग उलगुलान भी कहते हैं, इन सब की शुरुआत जो है वो 1857 के बाद हुई। तो 2, 3 और 4 मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सही जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। ये सारे के सारे आप लोग सही जवाब इसके लिख लेना। जिन्होंने मॉडर्न पढ़ ली उनको याद होगा, नहीं पढ़ी वो वेट करिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब की थी? 1336 में। संगम कौन थे? संगम वंश क्यों पड़ा इसका नाम? उनके पिताजी का नाम था संगम, तो अपने पिता के नाम पे उन्होंने संगम रखा था। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। और ये जो विजयनगर राज्य था, इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी मतलब कर्नाटक में आज एक जगह पड़ती है, तो हम्पी इसकी क्या हुआ करती थी? कैपिटल हुआ करती थी, राइट। नेक्स्ट आइए 77वें क्वेश्चन पे। बाहर से बहादुर भैया भी झांक रहे हैं, जल्दी करो भाई, सफाई वफाई करनी है ना। चलिए, टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन किसमें मिलता है? तारीख फिरोजशाही, तारीख शाही, फिरोजशाही या फिर अकबरनामा? क्या लिखना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचो, लिखना मत है जो मैंने टिक किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या लिखना चाहिए। फिरोज शाही नहीं, चलिए तो इसका जो राइट आंसर आएगा, अब मुझे भी कंफ्यूजन हो रही, तारीख ए है या सीरत है? ये तो नहीं, तारीख फिरोज शाही, सीरत फिरोज शाही। चलो
70% गेस में इस पे लगा रहा हूं, वैसे एक बार रीचेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से ये इसका राइट आंसर है सीरत ए फिरोज शाही। सीरत ए फिरोज शाही, क्योंकि फिरोज शाही तो लेकर आया था, भूल गए आप लोग? टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली, ये दो स्तंभ लेख जो थे बनाए किसने थे? अशोक ने। लेकिन उनको लेकर कौन गया था? फिरोज शाह गया था। ये मैंने करवा रखे हैं आपको, तो मेरे हिसाब से ये इसका राइट आंसर जाना चाहिए। एक क्वेश्चन पे डाउट दे देना मुझे, बट ठीक है, ऑप्शन सी लिखना है ना, सीरत। अमीर तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनीज किसने नियुक्त किए थे? मास्टर ऑफ सेरेमनीज किसके समय जो है बाजार बटे थे, बाजार नियंत्रण पॉलिसी थी, उसने जो है प्रॉपर जो है बाजार नियंत्रण किया था, सेरेमनीज को देखता था। लिखो अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, डी लिखना, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी लिखना। कुछ क्वेश्चन देखो इजी हैं। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191, डी लिखो। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192। और तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। बहुत बढ़िया, ये चीजें याद रखने आप लोगों ने, बहुत खूब। चलिए, इसका राइट आंसर है डी। वन लाइनर है, ये पूछना बेवकूफी होगी, पूछूं कि किसके बीच हुए तराइन, तो मोहम्मद जो है गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में। और जो आप लोगों ने 1215 वाला बताया, वो इल्तुतमिश और यादूज की सेना के बीच हुआ था, राइट। महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार इन्वेड किया? 17 बार, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन पहली बार कब किया? वर्ष 1000 में किया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1000 में पहला और अंतिम आक्रमण 1027 जाटों के खिलाफ। सोमनाथ को कब लूटा था? 1025 में सोमनाथ को लूटा था, है ना। ये सब चीजें ऐसे ही तो पूछ लेते हैं हमसे, तो इसलिए इसका याद रखना, 17 बार हुआ था आक्रमण, सही है। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। श्योर हैं आप? बिल्कुल ठीक है। चलिए, कनिष्क के समय कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। क्या चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी कोई बुद्धिस्ट काउंसिल हुई? यस और नो? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसके समय 298 में जैन संगीति हुई थी पहली। फर्स्ट जो जैन काउंसिल है, पहली जो जैन संगीति थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी पाटलिपुत्र में पहली बार। समझो इस बात को, राइट। और जो हमसे बुद्धिस्ट पूछा तो सबको याद है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 में कहा हुई थी? राजगृह में, है ना, जिसको राजगीर भी कहते हैं, राजगृह में हुई थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल। और उस समय शासक कौन था बैठा हुआ? अजात शत्रु था। उस समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप उपाली। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 में, कहां पर? वैशाली में, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष? सर्वकामीर। और अध्यक्ष शासक कौन था? अशोक ही था, थोड़ा काला था बस, काला अशोक, है ना। तीसरी बौद्ध संगीति जो है अशोक के समय लगभग जो है कब? 250 से 255 के बीच मानी जाती है, और इस समय जो है अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। और चौथी संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय हुई। अध्यक्ष थे वसुदेवा, उपाध्यक्ष थे अश्वघोषा, और उस समय जो है मैंने बता दिया कनिष्क का दौर हुआ करता था। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखनी है। 4 बुद्ध काउंसिल थी और 2 जैन काउंसिल थी। पहली जैन काउंसिल 298, और जो है दूसरी जैन काउंसिल में बहुत लंबा एक ब्रेक लेना, और वो 550-552 के बीच में हुई थी। वो बहुत लंबा एक गैप जो है वहां पर आ जाता है, राइट। चलिए, खैर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अशोका लिख लीजिए। नेक्स्ट आओ, अभी 1 ही घंटा हुआ भाई, 100 क्वेश्चन पे इतना तो लगता है समय। नेक्स्ट आओ, इंडिका किसने लिखी? हु रोट इंडिका? मेगास्थनीज, आंख मूंद के लिख लेना। फाहियान की बुक का नाम बताओ। फाहियान ने क्या लिखा था? फोक्यूकी, है ना, फोक्यूकी लिखा था फाहियान ने। वैनशांग ने सीयूकी, तो सीयूकी जो वैनशांग का था। तो तीनों की आपको बुक्स याद होनी चाहिए। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने, बहुत बढ़िया। अजात शत्रु किस वंश का दूसरा राजा था? हर्यक, हर्यकों का फाउंडर बिंबिसार, बहुत बढ़िया। दूसरे पे अजात। तीसरा इसके बाद इसका बेटा कौन था? उदयभद्र, जिसको उदयन कहते थे। और उदयन जो हुआ करता था, उसी ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था गंगा और सोन नदी के तट पर। फिर जैसे उदयभद्र का समय खत्म होगा, फिर आएगा कौन? मुंडक। फिर आएगा कौन? अनिरुद्ध। और फिर कौन आएगा? नागदशक। तो ये सारा जो है कौन से राजा थे? वो हर्यकों के राजा हुआ करते थे, है ना। मौर्यों का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक में बिंबिसार, और नंदों में महापद्मानंदा, और गुप्तों में श्रीगुप्त। सबके संस्थापक आपको याद होने चाहिए। बौद्ध गया किस जनपद में है? बिहार में है। बिहार को, बौद्ध गया को पहले उरुवेला कहते थे। उरुवेला का ही नाम बौद्ध गया के नाम से पड़ा, क्योंकि भगवान बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था यहाँ पर। दिगंबर कौन से संप्रदाय से थे? जैन थे। श्वेतांबर एंड दिगंबर, श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब जो नेकेड रहते थे, नग्न अवस्था में रहा करते थे। तो श्वेतांबर और दिगंबर भी हमसे पूछता है। जैनिज्म इज द राइट आंसर।
बुद्धिज्म में कौन से दो संप्रदाय थे? हीनयान और महायान। बाद में उनमें वज्रयान शाखा भी आई थी, तो वो अलग चीज थी, लेकिन मुख्य रूप से हीन और महा थे। 86वां बस कुछ क्वेश्चन और गायत्री मंत्र का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है? तीसरे में। गायत्री मंत्र लिखने वाले या तीसरे मंडल को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? विश्वामित्रा थे। अब यहीं पर बताओ कि 10 राज्य युद्ध की जानकारी कौन से मंडल में है? 10 राज्य युद्ध, बैटल ऑफ टेनकिंग, 7वें में है। ठीक है, बताओ पहली बार शूद्र शब्द या पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल में ऋग्वेद के? शूद्र शब्द या वो पुरुष सूक्त में लिखा है 10वें मंडल में, है ना, 10वां मंडल। सोमरस के बारे में किसमें जानकारी है? हाँ, 9वें मंडल में। ये बराबर याद है, सोमरस, सोमरस ना बराबर याद किया है, ठीक है, बढ़िया। तो ये भी याद रखना है। अनार्यों का उल्लेख पहली बार 8वें मंडल में। हरयूपिया शब्द का उल्लेख 6वें मंडल में। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमसे मंडलों को लेकर पूछते हैं। टोटल 10 मंडल थे। टोटल जो है अगर सूक्त पूछेंगे तो 1028 हुआ करते थे उस समय, और मंत्र पूछेंगे तो वो तो आगे चले जाएंगे, छोड़ देना जी। गायत्री मंत्र सबको आता होगा, ऐसा उम्मीद है। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान को सबसे पहले प्राप्त, चलो जो भी है, सबसे पहला प्लेस कौन सा था? हड़प्पा। हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? राय बहादुर दयाराम साहनी। और कब खोजा था? 1921। किस नदी के किनारे? रावी नदी। हरी से याद, हा से हड़प्पा, रा से रावी, रावी नदी के तट पर। दूसरा प्लेस था 1922 में मोहनजोदड़ो, और खोजा था राखलदास बनर्जी साहब ने। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये इस तरीके से थोड़ा चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आओ 88, दयमाबाद कहां पर है? मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पढ़ाया था आपको मैंने। ये है दयमाबाद। दयमाबाद आता है आपका मध्य महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है ये? सर ये प्रवरा नदी के तट पर है। प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सिंधु घाटी सभ्यता की साउथ मोस्ट बाउंड्री बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी? मांडा। और मांडा किस नदी के किनारे था? चेनाब। और जगह क्या थी? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ क्या था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पर है आपका? मेरठ में है, यूपी में। नदी कौन सी थी? हिंडन नदी थी। और हिंडन किसकी सहायक है? यमुना की। चेनाब किसकी सहायक है? सिंधु नदी की। यहां था सुदगा गैनेडोर। सुदगा गैनेडोर। सुदगा गैनेडोर मतलब बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और पाकिस्तान बलूचिस्तान में नदी थी दास्क नदी। ये भी आपको याद रखना होता है। ये मैंने सीमाएं बताई हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं। ये सबसे दक्षिण, ये सबसे उत्तर, ये सबसे पूर्व, ये सबसे पश्चिम। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। मेंशन करो, जल्दी करो। ये सुदगा गैनेडोर है, सुदगा गैनेडोर। डन हो गया? मिटा दूं, हटा दूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 89, 89वां क्वेश्चन। अरब यात्री सुलेमान किस शताब्दी में भारत आया था? 15वीं नहीं आया था, बहुत दूर चले जाओगे। 6वीं जल्दी हो जाएगी, 11वां भी नहीं है, 9वीं शताब्दी। ऑप्शन बी लिख लेना इसका, ऑप्शन बी इसका लिख लेना। 9वीं शताब्दी में ये भारत आया था सुलेमान। नेक्स्ट आओ, बस लास्ट 10 क्वेश्चन है, जल्दी चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह सुयत है? पुरुष सूक्त अभी तो बताया, ऋग्वेद का 10वां मंडल। सीधा हो गया ना, सादा सा क्वेश्चन। ऋग्वेद का 10वां मंडल, पुरुष सूक्त। क्या मिलता है इसमें? इसमें नदी पूजा का वर्णन है, इसमें जो है शूद्र या फिर जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वासुदेव कुटुंबकम, ये जो हमारे आज एक लाइन है, थीम पूरे विश्व को हम बताते हैं कि इंडिया वासुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी पर काम करता है। लेकिन अगर कुटुंब में कोई बिगड़ा बच्चा है पाकिस्तान, तो उसको धो भी लेंगे हम अच्छे से, ये भी हम सिखाते हैं अपने आप को, समझ लो। तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, समझ लो, छेड़ेंगे नहीं लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, ये वाली हमारी पॉलिसी चलती है। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेदा। नेक्स्ट आओ प्यारे साथियों। हाँ, ये नहीं आओ, मेरे को क्यों परेशान, वैसे मैं बता देता हूँ। चलो इसका करवा दिया था इन्होंने, प्रियांशु ने करवा दिया था ना, बट आंसर में बता देता हूँ, आप लोग लेट आए थे। इसका क्या लिखा है? बी, बबीता जी, ठीक है। तो बी सही है। देखो लॉजिक सीधा था ना, जैसे प्रोफेशन में देखो ये शुरू के, देखो ये अपोजिट कर दिया इन्होंने, पहले ई लिखा, फिर एफ, फिर ओ, फिर आर, फिर पी, ये इस तरीके से। और लास्ट के भी इनको भी उल्टा कर दिया, एन पहले लिख दिया, NOISSS। ऐसे आपने प्रोफेशन में लिखना था। ये शुरू के जो है ये आपने पहले लिखने थे। कहाँ चले गए? अच्छा, डिक्शनरी पूछा हुआ। ये जो है आपने क्या लिखना था? पहले लिखना था, है ना। और ये जो है आप लोगों ने बाद में लिखने थे। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता? ऑप्शन बी बन जाता। सबने बी लिखा होगा ऐसा मुझे उम्मीद भी है। चलिए 90 सेकंड का क्या बताया? अभी नंबर काउंट करो, झोला पैक मत करो अभी। 45 सही है, 5 3 15, 7 5
35 और 5 में 45 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या लिखा आपने इसका? डी लिखा। इसका ऑप्शन सी लिखा 93 सी। जिसको लॉजिक समझना है वो बता देना, वैसे प्रियांशु ने इसको करवा दिया था कि इसका क्या आ रहा है मंडे सोमवार, ऑप्शन सी 94 सी लिखना। इसको मैं डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हो बता दिया। 95 का डी, 96 का बी 10, ठीक है। 97 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 98 का ऑप्शन, आंकड़े अपर्याप्त है ये बता रहे हैं ना, ऑप्शन डी। बी बबीता जी, तो बबीता जी बोलो ऑप्शन बी लिख लेना इसका। ये सब प्रियांशु ने अभी करवाए थे आपको, तो उन्होंने बता दिए होंगे आपको। 99 का ए, नॉर्थ या साउथ, एंड 100 का मामा। ऐसे वो पी का मामा है। सलमान खान जो है वो किसका नाम मामा है? मुन्नी का, ठीक है। पाकिस्तान के थे मुन्नी, तो उन्हीं का मामा है सलमान खान। आंसर हो गए। अब आप लोग काउंट करो, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे नंबर बताओ किसके कितने नंबर है? हाँ 50। इतना डिस्काउंट क्यों दिया आपने 10%?